हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो सीए फाउंडेशन का दोस्तों इकोनॉमिक्स का दौर हमारा चल रहा है। पहला यूनिट हम कवर कर रहे हैं, 3 क्लासेस सेंट्रल प्रॉब्लम तक हमने अपना पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़े हैं। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी का इशू अगर रेज हुआ है तो आपने उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करा है या मुझसे कोऑर्डिनेट किया है। ओके दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लास्ट टॉपिक पर आएंगे फर्स्ट चैप्टर का। हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, उसके नेचर, स्कोप, सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करी। आज जो कंटेंट हमारी फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, लास्ट टॉपिक इसका, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या इकोनॉमी, इसको लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो एक कंट्री चलती है, एक कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो उसका प्रोसेस है, उसमें गवर्नमेंट डिसीजंस कितने इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इकोनॉमिक डिसीजन कितने इन्वॉल्व होते हैं और उनको कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, इसको लेकर डिस्कशन रहेगी। ओके, यूजुअली अगर हम इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया पर डिवाइड करें इकोनॉमीज को, तो कई तरह की डिवीजन हम देखते हैं, कई तरह के नाम हम इकोनॉमीज के देखते हैं। लेकिन जो हमें तीन मेन, हमारे सिलेबस के हिसाब से ऑब्वियसली जो तीन मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करनी है, वो है हमारी ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइवेट इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं। दूसरा हम अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे गवर्नमेंट यूजुअली डिसीजन लेती है। और फाइनली मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया हमारी इकोनॉमी फॉलो करती है, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। नोट डाउन करेगा सारे पॉइंट्स, कोई भी क्वेरी और कोई भी डाउट अगर होगा तो बताएंगे। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में ये तीन हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे आपके सामने आ गए हैं। ऑब्वियसली इसमें से कुछ चेहरों को आप जानते होंगे, कुछ को शायद नहीं जानते होंगे, और नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं, भी जान लेंगे। सबसे पहले ये मुस्कुराता चेहरा, चश्मे पहन रखे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, मैंने भी पहने हुए हैं, ठीक है। हमारे ये तो अलग ही पर्सनैलिटी है, गजब एकदम। और ये थोड़ा अजीब सा चेहरा, ठीक है, हम जानते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी, ये बेसिकली हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है, इनका नाम था हमारा कुछ एल्बनीज का, एंथनी एल्बनी शायद ये इनका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया के हमारे प्रेसिडेंट हो गए। ऑब्वियसली इनको हम जानते हैं। यहाँ पर ये अपना चाइना की इकोनॉमी जो है, चाइना कंट्री जो है, उसके प्रेसिडेंट है ये जिंगपी, जीपिंग, क्या नाम है, जो भी नाम है इनका। अरे ये तो क्या बात है, ठीक है। ये हमारा देश, ठीक है, इंडिया। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर प्यारे मोदी जी। क्लियर? तीन अलग अलग चेहरे हो गए। दोस्तों, ये तीनों अलग अलग चेहरे आपसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं और हम हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम क्या है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों, जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता हूं, देखो, इकोनॉमी को चलाने के लिए अगर एक कंट्री की रनिंग को देखें तो यूजुअली हर कंट्री में एक लीडर होता है, एक पार्टी होती है। कुछ मतलब ऑलरेडी डिक्टेटर होते हैं जो एक तरह से राजवंश के थ्रू चल रहे हैं। कुछ को डेमोक्रेटिक तरीके से जो एक पब्लिक है वो चुनती है, वोटिंग सिस्टम के आधार पर। ओके, बट द थिंग इज के लीडर होते हैं इकोनॉमी में। उसे आप यूजुअली ज्यादातर आज के टाइम पे गवर्नमेंट कह सकते हो। ओके, लेकिन खाली गवर्नमेंट से कंट्री नहीं चलती। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो स्टैब्लिश होती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और काम उससे भी बेसिकली चलता है। तो देश में दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर की भी, पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की भी। जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से नेचर है बेसिकली देखा जाए तो, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां पर भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का जो नेचर है वो फॉलो होता है। यहां पर कंट्री के जो मेजर डिसीजंस हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड, कौन सा गुड बनाना है, कितना बनाना है, कहां बेचना है, क्या प्राइस होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, प्रोडक्ट हमें इनोवेट कौन सा करना है, किसका प्रोडक्शन रोकना है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहता है। गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाती है, टैक्स कलेक्ट करती है और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज से नॉर्मली दूर रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है और गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत कम होता है। राइट, दैट इज द स्टोरी अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके फीचर्स वगैरह दोस्तों अभी हम लिखेंगे। जब मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करता हूं तो दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी एक सोशलिस्ट है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, दो टाइप्स हो गए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक तरह से सारे इकोनॉमिक डिसीजन, सारे मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, पब्लिक सेक्टर लेता है।
पब्लिक सेक्टर के पास प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के सारे राइट्स होते हैं। सब चीजों को गवर्नमेंट ही तैयार करती है। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस चीज का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे, तब प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी जाती है उस चीज को बनाने की। गॉट द पॉइंट? ये यहां पे एक पॉइंट हमारे सामने आ गया। मेन बागडोर जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर आफ्टर द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, उस कैटेगरी में, उस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ठीक है। जब हम अपनी प्यारी कंट्री पर आते हैं दोस्तों, हम फॉलो करते हैं मिक्स सिस्टम। ओके, मिक्स सिस्टम। यहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्राइवेट सेक्टर को, मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे हुए 1991 रिफॉर्म के बाद अगर हम देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिला। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन की बागडोर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर। जैसे रेलवे है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, डिफेंस है, यहां पर प्राइवेट गवर्नमेंट की बागडोर रहेगी, गवर्नमेंट इन चीजों को चलाएगी। बाकी अदर इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को आने की परमिशन है कि आप प्रोडक्शन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को बना सकते हो, राइट। पूरी फ्रीडम जो है वो दे रखी है प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन गवर्नमेंट ऊपर से एक हॉकाई रखती है, बाज की नजर रखती है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को छूट तो दे दी, क्लियर, लेकिन क्या वो इस छूट के, इस फ्रीडम के आधार पर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे, प्रोडक्शन को रोक तो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट नजर भी रखती है। जहां लगता है कि गुड्स जरूरी है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर उसको नहीं बनाएगा, तब गवर्नमेंट सेक्टर उनको बनाती है, गवर्नमेंट कंपनीज बनाती है। जैसे मैं नमक की बात करूं, ठीक है, नमक यूजुअली स्टार्टिंग में क्या था कि भाई बहुत कम बिकता है, सस्ता बिकता है, तो प्राइवेट सेक्टर को लगा कि यार ये तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जहां प्रॉफिट नहीं है प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, तो फिर गवर्नमेंट उन गुड्स को बनाती है, उन पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट बनाती है। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी दोस्तों, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मैंने कंट्री वाइज एग्जांपल भी आपको इसको दिया। इनके जो फीचर्स हैं हर एक के थोड़े थोड़े वो लिख लेते हैं कि वो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमें एग्जांपल तो पता चल गया, लेकिन ये ऑपरेट कैसे करते हैं, इनके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एज यूजुअल, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करी। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया कि सर जो मेन बागडोर है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों, सॉरी माफ कीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट एक रेगुलेशन बेसिस पर, रेगुलेटरी बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के बेसिस पर है। इनके मेजर फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी तो उस पर अब 100% आपका अधिकार है। आगे चल के जो गवर्नमेंट है उसको आपसे नहीं छीनेगी, वो एक तरह से आपकी प्रॉपर प्राइवेट संपत्ति हो गई। जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट जो जमीन है, पूरे इंडिया में जमीन है, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है, लोग उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर सरकार की योजना आती है तो वो जमीन आपसे ली जा सकती है। वो बात अलग है, गवर्नमेंट आपको उसका मुआवजा देती है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता। प्रॉपर्टी अगर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने खरीद ली है, तो पर्टिकुलर इन्वेस्टर कहिए या कोई भी कहिए, तो उस पर अब उसका 100% अधिकार जो है वो मेंटेन रहता है। दूसरा इसका मेजर फीचर है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए, अगर आप कर रहे हैं तो नोट्स आपके अच्छे तैयार हो जाएंगे, वो है फ्रीडम टू एंटरप्राइजेस। फ्रीडम टू एंटरप्राइजेस, इसमें दोस्तों मैं समहाउ डिमांड सप्लाई का जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा फॉलो होता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई, ये वाला साइन ना लगाकर भले तो आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं। द थिंग इज प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, एंटरप्राइजेस ऑब्वियसली प्राइवेट हो गए, यहां पे प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी को ज्यादा चला रहे हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को पूरी संपूर्ण रूप से फ्रीडम है, आप जिसका प्रोडक्शन करना चाहिए करिए, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो मन है प्राइस उसको रखिए, हमें उसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। तो ऑब्वियसली एंटरप्राइजेस को पूरी फ्रीडम रहती है, वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपना सप्लाई करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायग्राम आपने कई बार बनाया होगा, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ये प्राइस मैकेनिज्म का
प्राइस मैकेनिज्म का बखूबी इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशंस है, उसके हिसाब से आओ चलो प्रोडक्शन करें। तो पूरी की पूरी फ्रीडम जो है वो एंटरप्राइजेस को रहती है। अब क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, मार्केट में हमें बहुत बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलता है, राइट? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कोई रुकावट नहीं है। कल को कोई भी एक, ऑलरेडी मान लीजिए 10 इंडस्ट्रीज हैं, 10 कंपनीज हैं, और एक और मार्केट में एंटर करना चाहता है कि मैं एंटर कर रहा हूं और मुझे सीधी सी बात है प्रोडक्ट बनाना बेचना, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई उस पर बंदिशें नहीं है, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाएगी। तो प्रोडक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ सेलर या नंबर ऑफ सप्लायर बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और हम जानते हैं जितने ज्यादा सप्लायर होंगे, जितने ज्यादा सेलर होंगे, कंपटीशन का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। एक हाई कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेलर्स के बीच में। दोस्तों, इसका फायदा मिलता है किसको? किसको फायदा मिलेगा? सर, मार्केट में जब सेलर्स के बीच में, सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन हो तो उसका काफी बड़ा फायदा मिलता है किसको? कंज्यूमर को। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, कंपटीशन की वजह से प्राइस यूजुअली लो रहते हैं या फेयर रहते हैं। कंज्यूमर के पास पूरी चॉइस रहती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सके जो उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। इसको हम कंज्यूमर, ये वर्ड याद रखिएगा, इसमें से अक्सर हमें जो एमसीक्यूज देखने में मिलते हैं, कंज्यूमर सेवरेनिटी। कंज्यूमर सेवरेनिटी, स्पेलिंग आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सेवरेनिटी लगभग ऐसी है, व्हाटएवर द थिंग इज। लॉजिक क्या है? कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस है, वो अपने अकॉर्डिंगली जो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा उसे खरीद सकता है। इट्स काइंड ऑफ कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर, कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर, सबसे अच्छा प्रोडक्ट अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना, रैशनल बिहेवियर, ये देखने को मिलता है। ओके, बाकी ये वाला बिल्कुल सिंपल है। ये इकोनॉमीज बेसिकली प्रॉफिट मोटिव पर चलती हैं। भाई, प्राइवेट सेक्टर है, अपने मुनाफे के लिए काम करेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जिस फील्ड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा उसे बंद कर देंगे, किसी दूसरे में शिफ्ट करेंगे। तो इकोनॉमी में जो टारगेट रहता है आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, वो प्रॉफिट मोटिव रहता है। प्राइवेट कौन चला रहा है देश को? प्राइवेट एंटरप्राइज चला रहे हैं। तो ये इकोनॉमी बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से चलती है। एंड यस, ये एक और फीचर देखने को मिलता है इसमें दोस्तों, यहां पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। रिच बहुत ज्यादा रिच है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर है। क्लियर? एक वाइड गैप, एक काफी बड़ा गैप जो है रिच और पुअर क्लास में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हमने 6 फीचर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के समझे। अगर आप इसमें अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और इनमें से अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको बता सकते हैं। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मैं दोस्तों आगे जाऊं, अगला पॉइंट हमारे सामने आ गया, जैसा कि मैंने बताया कि सर अगले वाली जो है वो है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सर गवर्नमेंट जो है बेसिकली कंट्रोल कर रही है। इसको दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसको रेगुलेटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इन सभी नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। भाई, सोशलिस्ट आपको पता चल गया, प्लान्ड मतलब गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान्ड, गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करके चल रही है कि हमें इन एरियाज पे फोकस रखना है, प्रोडक्शन करना है। कमांड, जहां गवर्नमेंट कमांड करेगी उस दिशा में जाना पड़ेगा। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से चलाना, राइट? तो ये सारे फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। अगर इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं देखूं तो वो क्या है आपका? सबसे पहला जो फीचर है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर, आपने बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ओनरशिप प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ओनरशिप फैक्टर्स के किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास रहेगी। सारा अधिकार गवर्नमेंट के पास है। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसका प्रोडक्शन हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो रहा,
उसको फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अधिकार दे देती कि भाई इस फील्ड में आके आप प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। इसे कहा जाता है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि गवर्नमेंट को जैसे फील होता है उसके हिसाब से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे अपने पास रखे या प्राइवेट सेक्टर को दे। दूसरा अगर हम देखें, जो प्राइवेट इकोनॉमी है वो प्रॉफिट के लिए काम करती थी। हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। सर गवर्नमेंट तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें, वो तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों। मतलब गवर्नमेंट का टारगेट सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का ये होता है। उन्हें मतलब नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कमाना है, उन्हें बस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज करनी होती हैं। तीसरा वाला बहुत सिंपल है, वो मैं ऑलरेडी आपको इसका नाम बता चुका हूं, वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उन्हीं को फॉलो करा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे गवर्नमेंट बताती है उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं, अपनी तरफ से उन्हें इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती। और हम यूजुअली देखते हैं, मतलब इकोनॉमी, हमने चाइना के बारे में सुना है कि वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, एक एक्यूरेट, बहुत ज्यादा फ्रीडम जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका कंज्यूमर सेवरेनिटी। बहुत सारी चॉइसेस प्राइवेट सेक्टर में था ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यहां पर इतना नहीं है। अब गवर्नमेंट इतने सारे प्रोड्यूसर नहीं है, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है, तो सेलेक्टेड क्या पॉइंट था, सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हाँ, सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कुछ बहुत ही गिने चुने तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का प्रोडक्शन होता है। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यहां पर नहीं होते। कंज्यूमर सेवरेनिटी यहां पर दोस्तों कम हो जाती है, काफी कम हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों यहां पर, तो रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम। रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम, जो इनइक्वालिटी है इस कंट्री में, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में इतनी ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो वहां पे तो ज्यादातर मसाला, ज्यादातर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट है, वो वेज रेट फेयर रखती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो ऑब्वियसली क्या नाम है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है फैक्टर्स के बीच में। तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती है, बट इतनी ज्यादा, इसलिए रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करा गया कि नॉर्मली और जगह से बेहतर इक्वालिटी ऑफ इनकम यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों देखो, अभी तक ना हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट काम कर रही है, सबके बीच में अच्छी तरह से इनकम डिवाइड हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये तब तक ही पॉसिबल है जब सरकार अच्छे तरीके से काम करे। यूजुअली रेड टेपिज्म यहां पे बहुत देखा जाता है, करप्शन यहां पर बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज हो तो डिसएडवांटेज के, बट ये भी एक फीचर अक्सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है कि इतना आसान नहीं होता इनको चला पाना, राइट, क्लियर। तो ये हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करी। अब अपने पर आते हैं भैया, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमी पे, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे, दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि ऑलरेडी आपने देख लिया कि यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो दोनों सेक्टर की है, वो प्राइवेट सेक्टर की भी है, वो गवर्नमेंट सेक्टर की भी है। और अपने आसपास दोस्तों इंडिया में ही तो हो आप, ठीक है, ज्यादातर अगर इस टाइम वीडियो देख रहे हैं इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं, और इंडिया में सिस्टम आपने देखा होगा कि कई सारे काम गवर्नमेंट करवाती है, सड़क बनवाना, पुल बनवाना, रेलवे ब्रिजेस वगैरह, ये सब रेलवे का पूरा काम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट कई सारे स्टील प्रोडक्ट वगैरह इनकी भी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे गुड्स में प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है, कई सारे गुड्स में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे से काम कर रहे हैं। तो यहां पे हम सबसे पहला फीचर बोलते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। एक तरह से तीन कैटेगरी होती हैं, एक तो वो कैटेगरी जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है और किसी को आने का अधिकार नहीं है यहाँ पे,
जैसे अगर मैं बात करूं रेलवे, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। कुछ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे और किसी को, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। एक तरह से बहुत सारे जो ग्रोसरी गुड्स हैं, ये इन सब चीजों का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं, गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ नहीं डालती। और कई सारे ऐसे हैं जैसे जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम की बात करो तो इंडियन ऑयल, आपका भारत पेट्रोलियम, ये इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन रिलायंस भी काम कर रहा है इसमें, अदानी भी काम कर रहा है इसमें, है ना। तो ये क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी स्टील की बात करें, सेल आपने नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्टील बनाती हैं। तो मिल बांटकर आपका आपसदारी में यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमी भी दोस्तों हमारी एक प्लान्ड इकोनॉमी रहती है, इसको भी प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जब गवर्नमेंट के हाथों में बागडोर है तो प्लान्ड इकोनॉमी ही बोला जाएगा। और आप हर साल देखते हैं ना कि स्टार्टिंग में, साल स्टार्ट होने से, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट आता है। तो ये क्या बताता है कि ये हम एक प्लान्ड इकोनॉमी का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है BRG। सर ये क्या है? इट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ठीक है। ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का। सर ये क्या होता है? देखो, मैंने बताया दोनों चलेंगे, प्राइवेट भी और आपका क्या नाम है, गवर्नमेंट भी। प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, उन्हें तो पैसा लगाया है तो कमाना है भैया तसल्ली से अपना। तो नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर है अपना काम वो वहीं पर स्टैब्लिश करते हैं जहां पे उन्हें डिमांड मिल सके, जहां पे चीजें डेवलप हो, आसानी से फैक्ट्री लगा सके, लोग मिल जाए, सामान बिके। इस चक्कर में कई एरियाज बैकवर्ड रह जाते हैं, पहाड़ों वाले या कई सारे आपके जहां पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर भी तो लोग रहते हैं, उस एरिया का भी तो डेवलपमेंट करना है। तो जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहां पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बैकवर्ड रीजन है, थोड़े रूरल एरियाज है, वहां पर गवर्नमेंट अपनी स्कीम से फैक्ट्री स्टैब्लिश करके उन एरिया एम्प्लॉयमेंट देकर उन एरियाज को डेवलप करती है, ठीक है। जैसे ये आपने अक्सर सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में जब आप आगे बढ़ेंगे इंटर में टैक्सेशन वगैरह के अंदर, वहां पे मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि किस तरीके से गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स के जरिए बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करती है, ठीक है। ये इसका पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा इसमें हमें दोस्तों डुअल प्राइसिंग देखने को मिलती है। हाँ जी, डुअल प्राइसिंग सिस्टम 11th या 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये वर्ड सुना होगा, क्या नाम है, अरे फ्लोर प्राइसिंग, सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। एक लिमिट होती है। मैं चीनी की बात करता हूँ, नमक की बात करता हूँ, दवाइयों की बात करता हूँ। चीनी का एग्जांपल लेते हैं। अब चीनी जो है ऑब्वियसली हमारी कंट्री में बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर बना रहे हैं। बहुत सारी चीनी की मिलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कर रहे हैं। चीनी क्या है? एक जरूरी प्रोडक्ट है सर, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमें कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि बहुत सारा कर लिया, क्या शुगर की फॉर्म में करना, लेकिन चाहिए, कहीं ना कहीं से चाहिए, राइट। अब इस चक्कर में कंपटीशन है मार्केट में, तो प्राइस चल रहा है चीनी का 40 रुपए, कभी 45 रुपए, कभी 50 रुपए। तो ये तो मार्केट का प्राइस है। सर डुअल प्राइसिंग कैसे? डुअल प्राइसिंग ऐसे, गवर्नमेंट जो है ना कुछ लिमिट भी तैयार करके रखती है कि जो चीनी का प्राइस है वो 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या होता है? डुअल प्राइसिंग। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ठीक है, लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेडिसिन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, भाई पैरासीटामोल है, जो भी है, बुखार की दवाई एक नॉर्मल है, 1-2 रुपए में या 2-3 रुपए में हमें मिल जाती है। लेकिन अगर बुखार की गोली 100 रुपए, 200 रुपए की आए तो क्या आप खरीदोगे? सर खरीदना पड़ेगा ना, बुखार से बचना है। अब ऐसे में बुखार की कंपनी का ना, बुखार की दवाई की कंपनियां उस गोली को 100 रुपए, 200 रुपए में बेचे तो क्या वो अच्छा है? या सोसाइटी के लिए वो अच्छी चीज है? नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है चलने दो, हम इस पे थोड़ा अपना डुअल प्राइस भी लगाएंगे कि प्राइस जो है 10 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? इसे डुअल प्राइसिंग सिस्टम दोस्तों कहा जाता है। क्लियर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ऐसा करती है, किसान को MSP सुना होगा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम 1900 रुपए, 2000, 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से रेट मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या है आपका? इसे कहा जाता है आपका डुअल प्राइसिंग। और फाइनली अगर हम देखें रिसोर्स एलोकेशन दोस्तों, हमारे यहां पर रिसोर्सेज एलोकेशन ये बहुत अच्छे तरीके से होती है।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इफेक्टिव तरीके से इन्वॉल्व है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन डिमांड के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोस्तों होता है। क्लियर? और एक और फीचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो CS, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहाँ पर हाई होती है। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, उससे थोड़ी कम मिक्स में रहती है यहाँ पर भी अच्छी, पर कैपिटलिस्ट से थोड़ी कम है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो वहां पर हमें कंज्यूमर सॉवरेनिटी देखने को नहीं मिलती। गॉट इट? तो दोस्तों ये हमारा प्रोविजन, ये हमारा बेसिकली पहले चैप्टर में हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपने नोट्स प्रॉपरली बनाए। इसमें दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सिर्फ एक क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।